वेलकम टू कोरियन सीरीज रिव्यू। और आज हम रिव्यू करने वाले एक ऐसी सीरीज जिसका नाम है एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। मुनियोंग गांगते से मिलने हॉस्पिटल पहुंच जाती है। गांगते पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मुनियोंग कहती है तुम्हें मिस किया इसीलिए आ गई। तो गांगते उसे बात करने बाहर ले जाता है जहाँ उसे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि हम दोबारा नहीं मिलेंगे। मुनियोंग कहती है पर मैंने इसके लिए हाँ तो नहीं कहा था ना। गांगते कहता है आखिर तुम्हें मुझसे चाहिए क्या। मुनियोंग कहती है मुझे तुम चाहिए और जो चीज मुझे चाहिए उसे मैं हासिल करके रहती हूँ। इनकी बातें चली रही थी तभी यहाँ हॉस्पिटल की हेड नर्स स्पार्क आती है और मुनियोंग को बताती है डायरेक्टर आपसे मिलना चाहते हैं। तो मुनियोंग उनसे मिलने चली जाती है जहाँ वो मुनियोंग को उसके डैड के बुरे कंडीशन के बारे में बताते हैं। पर मुनियोंग को उनकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो डायरेक्टर उसे ग्रुप थेरेपी के बारे में बताते हैं। इसमें पेशेंट्स को बहुत कुछ सिखाया और पढ़ाया जाता है लेकिन उनके पास लिटरेचर का कोई टीचर नहीं था, इसीलिए वो मुनियोंग को लिटरेचर पढ़ाने का ऑफर देते हैं। मुनियोंग को पहले तो इसमें इंटरेस्ट नहीं आता पर मुनियोंग गांगते के करीब रहने के लिए लिटरेचर पढ़ाने के लिए मान जाती है। इसके लिए डायरेक्टर एक शर्त रखते हैं, इसके बदले मुनियोंग को अपने डैड को आधे घंटे की वॉक पे ले जाना होगा, जिसके लिए मुनियोंग साफ मना करके बाहर चली जाती है। इधर गांगते अपना ड्रेस चेंज कर रहा था, अभी अचानक वहाँ मुनियोंग चली आती है और उसकी बॉडी देखकर उसे टीज करने लगती है। गांगते उसे बाहर जाने के लिए कहता है, वो नहीं मान रही थी इसीलिए वो खुद ही उसे बाहर निकालने लगता है। पर इन दोनों को इस हाल में जूरी देख लेती है। उसे देख मुनियोंग तो गांगते के और करीब जाने लगती है। तो गांगते उसे बाहर निकाल के दरवाजा बंद कर देता है। जूरी मुनियोंग को बाहर ले जाकर कुछ कहने जाती है। मुनियोंग कहती है मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, यही ना कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं और ये बात मैं किसी को ना बताऊं। जूरी कहती है हाँ यही कहना था। पूछती है गांगते और तुम्हारा क्या रिलेशन है। मुनियोंग कहती है हमारे रिलेशन के बारे में मैं तुम्हें बताकर नहीं समझा सकती। शॉर्ट में कहूँ तो हम दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं। जिसमें जूरी को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो गांगते को बहुत पहले से ही पसंद करती है। गांगते घर जाने के लिए निकला ही था तभी मुनियोंग कार्ड लेकर पहुंच जाती है और उसे अपने साथ डिनर पे चलने के लिए कहती है। पर गांगते उसे मना करके जेसू को कॉल करने लगता है। मुनियोंग जोर जोर से हॉर्न बजाकर उसे बात करने ही नहीं देती। गांगते कहता है चाहे तुम कुछ भी कर लो तुम्हारे पैंतरे मुझ पे काम नहीं करेंगे। मुनियोंग कहती है इस बार तो जाने दे रही हूँ पर अगली बार मना किया तो किडनैप करके ले जाऊंगी। ये बोलकर वो जंगलों के बीच उसके पुराने हवेली में चली आती है जहाँ चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। पर मुनियोंग तो बिना डरे अंदर चली जाती है और अपने रूम की थोड़ी सफाई करके बेड पे लेट जाती है। फिर गांगते सांगते और जेसू तीनों जूरी के घर पे ही रहने आ गए थे जहाँ जूरी अपने मॉम के साथ रहती थी। तो यहाँ हम इन सबको साथ में हैप्पीली डिनर करते हुए देखते हैं। इधर मुनियोंग आधी रात में जाग जाती है, अपने सामने अपनी मॉम की आत्मा दिखाई देती है जिससे वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। वो अपने आप को शांत करने के लिए गांगते का सिखाया हुआ बटरफ्लाई हग मेथड यूज करती है जिससे उसे थोड़ी राहत मिलती है और वो अपने सामने गांगते को इमेजिन करती है जो उसे शांत कराता है और इस तरह उसे नींद आ जाती है। अगले दिन मैनेजर मुनियोंग को कॉल करके सारी सिचुएशन के बारे में बताता है। मुनियोंग उसे सिचुएशन संभालने का आइडिया देती है। प्रेस में ये खबर फैला दो कि मुनियोंग अपने बीमार डैड का ख्याल रखने गई है जिनकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। इससे मुनियोंग को उल्टा पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा। जिससे मैनेजर खुश हो जाता है, उससे पूछता है कि वो कब वापस आ रही है। मुनियोंग कहती है वो अभी वापस नहीं जाएगी। इधर जेसू ने एक कैफे खोला था जहाँ कपल्स की पेंटिंग बनाने के लिए उसने सांगते को हायर किया था, बदले वो सांगते को पैसे भी देने वाला था पर इस बारे में वो गांगते को बताने से मना करता है। इधर मुनियोंग लिटरेचर पढ़ाने के लिए आ तो गई थी लेकिन उसका फोकस तो गांगते पे ही रहता है। वो जल्दी से क्लास खत्म करके गांगते से बात करने लगती है पर गांगते उसे कोई भाव ही नहीं दे रहा था। तो मुनियोंग कहती है पता है कुछ दिन पहले तुम मेरे सपने में आए थे जहाँ तुमने मुझे पैशनेटली हग किया था। वो सबके सामने ऐसा करके दिखा रही थी इसलिए गांगते को तो बहुत एम्बैरेसिंग लग रहा था, इसीलिए उसे बकवास बंद करने के लिए कहकर जाने लगता है। तभी मुनियोंग थोड़ा जोर से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ सोना चाहते हो। जो सुन सारे लोग तो शॉक्ड रह जाते हैं। गांगते जल्दी से आकर मुनियोंग को वहाँ से ले जाता है और उसे कहता है कि तुम ये सब करना बंद करो। मुनियोंग कहती है तुम सारे पेशेंट से तो हंसकर ही बात करते हो, फिर मुझसे क्यों नहीं करते। तुम्हारी लाइफ में बिल्कुल भी मजा नहीं है, एकदम बोरिंग लाइफ जीते हो और मैं जानती हूँ तुम भी सबकी तरह मजे करना चाहते हो। सुन गांगते थोड़ा गुस्से में कहता है कि आखिर तुम मेरे बारे में जानते क्या हो। मुनियोंग कहती है यही कि तुम एक झूठी लाइफ जी रहे हो। ये बोलकर वो चली जाती है। कुछ देर बाद यहाँ सांगते आता है तो गांगते उसे डायरेक्टर से मिलाने ले जाता है कि वो जानना चाहता था कि उसके भाई की कंडीशन ठीक हो सकती है या नहीं। तो डायरेक्टर गांगते को बाहर जाने के लिए कहते हैं। काफी देर तक सांगते को ऑब्जर्व करते हैं जिससे सांगते डायरेक्टर से काफी घुल मिल जाता है। डायरेक्टर ने ऑब्जर्व किया था कि सांगते सिर्फ ड्राइंग करते वक्त सब कुछ भूलकर सिर्फ ड्राइंग पे फोकस करता है, इसीलिए वो ड्राइंग के जरिए ही सांगते का पीटीएसडी ठीक करने का डिसाइड करते हैं। गांगते आता है तो वो डायरेक्टर को सांगते की बटरफ्लाई से डर के बारे में बताता है। तो डायरेक्टर खिड़की के बाहर के नजारे को बाहर दीवार पे ड्रॉ करने का काम सांगते को देता है। तो सांगते कहता है कि इसके बदले मुझे कितने पैसे मिलेंगे। डायरेक्टर कहते हैं कि जितनी अच्छी पेंटिंग होगी उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे, इसीलिए सांगते पेंटिंग के काम में लग जाता है। रात को घर आकर सांगते अपने सेविंग बॉक्स में पैसे रखता है। गांगते आकर पूछता है कि तुम इतने पैसों का क्या करोगे। गांगते बताता है कि उसे अभी 3,28,90,000 वॉन चाहिए क्योंकि वो एक कैरेवन कार खरीदना चाहता है ताकि उसमें दोनों भाई रह सके, ताकि गांगते को तितलियों की वजह से बार बार घर बदलना ना पड़े और गांगते को मकान मालिकों की गालियां सुननी ना पड़े। ये सुन गांगते इमोशनल होकर उसे गले लगा लेता है। अगले दिन जब वो जूरी के साथ हॉस्पिटल की ओर आ रहा था उसे पता चलता है कि हॉस्पिटल से एक पेशेंट भाग गया है। उसे भागने में हेल्प की है मुनियोंग ने, उसे अपने कार में बिठाकर ले गई। तभी गांगते सामने से मुनियोंग की कार को देखता है, इसलिए वो कार से उतरकर बीच रास्ते में खड़ा हो जाता है और मुनियोंग को कार
रोकने के लिए कहता है, पर मुनियोंग तो फुल स्पीड से उसकी ओर बढ़ते ही जा रही थी, पर ठीक उसके सामने आकर कार रोक देती है। गांगते उसे बाहर निकलने के लिए कहता है। मुनियोंग कहती है, तुम मुझसे डर के भागी नहीं, ना ही मुझे अवॉइड किया। ये देखकर मैं इंप्रेस हुई, पर गांगते इस पेशेंट को भगाने के लिए उसे डांट नहीं लगा था, जो देखकर मुनियोंग फिर से कार स्टार्ट करके चली जाती है। तो गांगते जूरी की कार लेकर उसे फॉलो करने लगता है। लड़के का नाम था गीतो, जो एक पॉलिटिशियन मिस्टर क्वान का बेटा था। आते हुए वो अपने डैड के इलेक्शन कैंपेन का पोस्टर देखता है। मुनियोंग उसी और कार घुमा लेती है और गीतो को वहीं पहुंचा देती है जहां उसके डैड का कैंपेन चल रहा था। गीतो भागकर स्टेज पे चढ़ जाता है और चिल्ला चिल्ला कर सबको बताने लग जाता है कि मैं क्वान मानसू का बेटा हूँ और मैं पागल हूँ। इसे यहाँ देखकर मिस्टर क्वान की तो हालत खराब हो जाती है। गीतो सबको बताने लग जाता है कि मेरी फैमिली में मेरे भाई बहन कजिन सभी लोग सियोल यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, लेकिन मैं वहाँ नहीं जा सका क्योंकि मेरा दिमाग थोड़ा स्लो है, इसलिए सब लोग मुझे डांटते थे और मेरा मजाक उड़ाते थे। अच्छे नंबर नहीं लाने पर डैड मुझे मारते थे और अंधेरे कमरे में बंद कर देते थे, पर इसमें मेरी क्या गलती थी? अगर मैं ऐसा ही पैदा हुआ हूँ तो अभी तो इनका ही बेटा हूँ, पर मेरे साथ ऐसा क्यों सलूक किया गया? मुझ पे इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। इनकी अटेंशन पाने के लिए ही मैंने ये सब अजीब हरकतें शुरू की थी, पर अब उसी वजह से मैं सच में पागल हो गया हूँ। लेकिन अब सबकी नजरें मुझ पे है, इसीलिए मैं खुश हूँ। तभी मिस्टर कॉन की सिक्योरिटी उसे पकड़ने जाती है। गीतो इतना फुर्तीला था कि वो उन सबको चकमा देकर खुशी से भागने लग जाता है। गांगते उसे देखकर इमोशनल होता है क्योंकि उसने भी अपने बचपन में यही सब फेस किया था। उसकी मॉम हमेशा सांगते को ज्यादा केयर करती थी। यही सब याद करके वो काफी दुखी होता है। मुनियोंग उसके पास आकर कहती है कि इसे कहते हैं खुश होना, लाइफ हमें ऐसे ही मजे में जीनी चाहिए। अब गीतो के इस हंगामे के बाद मिस्टर क्वान की बहुत बदनामी होती है। गीतो को यहाँ लाने के लिए मिस्टर क्वान का बेटा मुनियोंग पे हाथ उठाने जाता है और गांगते उसका हाथ मोड़ के उसे गिरा देता है, जो देखकर मुनियोंग काफी इम्प्रेस होती है। थोड़ी देर में यहाँ जूली भी पहुंच जाती है, इसीलिए वो गांगते को हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है, पर मुनियोंग भी उसे अपने कार में चलने के लिए कहती है। इस बार गांगते मुनियोंग के साथ चला जाता है, इसीलिए मुनियोंग तो बहुत खुश होती है। गांगते उसे पूछता है कि तुमने डायरेक्टर को प्रॉमिस किया था, फिर तुम अपने डैड को वॉक पे क्यों नहीं ले गई? मुनियोंग कहती है, प्रॉमिस जैसी चीजों पे मैं बिलीव नहीं करती। गांगते फिर से उसके डैड के कंडीशन के बारे में बोलने लगा था। मुनियोंग उससे पूछती है कि तुम्हारी मॉम डैड भी नहीं है ना? गांगते पूछते है, तुम्हें कैसे पता? मुनियोंग कहती है, मैंने भी तुम्हारे बारे में थोड़ी रिसर्च की है, जैसे हम लोग किसी भी चीज को खरीदने के लिए उसके बारे में पता करते हैं। गांगते कहता है, तुम इंसानों को चीजों से कैसे कंपेयर कर सकती हो? मुनियोंग कहती है, इंसान एक प्रोडक्ट ही तो है। गीतो का ही एग्जांपल देख लो, गीतो के भाई बहन अच्छे प्रोडक्ट निकले, इसीलिए उन्हें पेरेंट्स का सारा प्यार मिला, सारा केयर मिला, और गीतो को सिर्फ नफरत मिली। ये सुन गांगते को गुस्सा आता है क्योंकि उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था, इसीलिए वो मुनियोंग को कार रोकने के लिए कहता है और फिर बीच रास्ते में उतर कर जाने लगता है। मुनियोंग उसे रोकने आती कि क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों हो गए? गांगते कहता है, मैं थोड़ी देर के लिए भूल गया था कि तुम सबसे अलग हो, मैंने थोड़ी देर के लिए तुमसे कुछ एक्सपेक्ट कर लिया था। मुनियोंग पूछती है, तुमने मुझसे क्या एक्सपेक्ट किया था? गांगते इसका कोई जवाब नहीं दे पाता, इसीलिए वो जाने लगता है। तभी मुनियोंग उसे कह देती कि आई लव यू गांगते। जो सुन गांगते शॉक्ड होकर रुक जाता है। मुनियोंग तो स्माइल करने लगी थी, पर गांगते उसे बिना कुछ कहे आगे जाने लगता है। मुनियोंग चिल्ला चिल्ला कर उसे बार बार आई लव यू कहने लगती है, पर गांगते रुक ही नहीं रहा था। मुनियोंग को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। गुस्से में भी वो चिल्ला चिल्ला कर उसे आई लव यू ही कह रही थी, पर गांगते नहीं रुकता। इधर मुनियोंग ने जो प्रॉब्लम खड़ी कर दी, इसलिए हॉस्पिटल में उसे निकालने की बात होती है, पर डायरेक्टर मुनियोंग को थोड़ा टाइम देने के लिए कहते हैं। इधर मैनेजर ली सियोंगजिन सिटी पहुंच जाते हैं, जहाँ जेसू के कैफे में उसकी मुलाकात जूरी से होती है, जहाँ पहली नजर में ही उसे जूरी से प्यार हो जाता है, इसीलिए वो उससे बात करने की कोशिश करता है, पर जूरी उसे कोई भाव नहीं देती। इधर हॉस्पिटल में मिस्टर क्वान पहुंच जाते हैं और गीतो को नहीं संभाल पाने के लिए गुस्सा करने लगते हैं। गांगते बात करने आता है तो मिस्टर क्वान खींचकर उसे एक थप्पड़ मार देते हैं। इधर सांगते को ड्राइंग बनाता हुआ देखकर मुनियोंग उससे बात करने आती है। सांगते तो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। मुनियोंग उसे ऑटोग्राफ देती है, साथ में बहुत सारे फोटोज भी खींचती है। गांगते का मूड खराब था तो वो घर जाने के लिए सांगते को ढूंढने लगता है। अभी उसे मुनियोंग के साथ देकर उसे ले जाने आता है। मुनियोंग पूछती है कि क्या तुम अभी मुझसे गुस्सा हो, पर गांगते उसे कोई जवाब नहीं दे रहा था। तभी मुनियोंग उसके गाल पे लाल निशान देखती है। उसे पूछती है कि क्या किसी ने तुम्हें मारा? वो उससे गुस्से में उसका नाम पूछने लग जाती है, तो गांगते उसे साइड में ले जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है? क्या तुम्हें इसके लिए बुरा लग रहा है या तुम मेरे लिए दुखी हो? बता सकती हो कैसा फील कर रही हो? मुनियोंग कुछ नहीं कह पाती तो गांगते कहता है कि तुम्हें इमोशन नाम की कोई चीज नहीं है, इसीलिए मेरे बारे में तुम सब जानती हो, ऐसी एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती, ना ही समझती हो, इसलिए आगे से मुझे लेक्चर मत देना। ये बोलकर वो चला जाता है। मुनियोंग को ये सुनकर बहुत बुरा लगा था। तभी जूरी उसके डैड को ले आती है तो मुनियोंग उनसे बात करने आती है। उसके डैड उसे देखकर कहते हैं कि तुम अब तक जिंदा क्यों हो? ये बोलकर वो मुनियोंग की ओर अपना हाथ बढ़ाने लगते हैं और फिर उसका गला दबाने लगते हैं और उसे मॉन्स्टर कहकर बुलाते हैं, जिससे मुनियोंग और ज्यादा दुखी होती है। तो हॉस्पिटल के बाकी स्टाफ आकर उसे छुड़ाते हैं। थोड़ी देर बाद मुनियोंग उठ के जाने लगती है। अपनी कार छोड़कर वो चलते हुए जाने लगती है। गांगते जब बस में बैठकर जा रहा था तब वो मुनियोंग को चलकर जाते हुए देखता है। वो उसे कुछ नहीं कहता। घर आकर वो मुनियोंग की नई किताब पढ़ने लगता है। इसमें एक माँ बेटी की इमोशनल कहानी पढ़कर वो रोने लग जाता है, क्योंकि बचपन से ही उसे माँ का प्यार नहीं मिला था जो वो हमेशा से चाहता था। थोड़ी देर बाद जेसू घर पहुंचता है, जो उसे बताता है कि हॉस्पिटल में मुनियोंग के डैड ने उसे मारने की कोशिश की थी। जो सुन गांगते समझ जाता है कि इसीलिए मुनियोंग इतनी दुखी होकर चलते हुए चली गई थी। इसीलिए गांगते जेसू की बाइक लेकर मुनियोंग को ढूंढने निकल पड़ता है। बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, लेकिन गांगते आखिरकार मुनियोंग को ढूंढ ही लेता है। मुनियोंग उसे देखकर इमोशनल होती है तो गांगते आकर उसे गले लगा लेता है, जिससे मुनियोंग बहुत खुश होती है। इसी के साथ पार्ट 3 का एंड यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड कमेंट करके बताना, और चैनल पे पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।